आज हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। आपको टेबल दिख रही होगी। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। Which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide? Try to find out with the help of your teacher any factors which play a major role in the cause above being the major cause। तो पहले हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, देन हमें बताना है कि मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ और डेथ का क्या कॉज है, मेजर कॉज हमें ग्राफ से ही देखकर बताना है। तो सबसे पहले ग्राफ, तो ग्राफ, इस क्वेश्चन का ग्राफ अब आप देख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि मेजर कॉज क्या है, तो हम लिख देंगे इसमें रिप्रोडक्टिव health is the major cause। सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप पूरा लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड एज 31.8% ऑफ वुमेन आर अफेक्टेड बाय इट। अब थर्ड पार्ट इसका, अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में हमें फैक्टर्स लिखना है, एनी 2 फैक्टर्स हमें लिखना है इसमें। तो हम लिख देंगे दी फैक्टर्स आर फर्स्ट लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, आप कोई और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें। और सेकंड लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो आप डेटा देख सकते हैं, टेबल की फॉर्म में गिवन है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ in the classroom, discuss what conclusions can be arrived from the graph। तो इसमें हमें पहले बोला है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जो हमें डाटा गिवन है उससे। तो इस क्वेश्चन का ग्राफ अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ग्राफ में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा बाय रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज ऑन वाई एक्सिस। फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि एक यूनिट में कितनी गर्ल्स हैं। अगर आपने एक यूनिट में 100 गर्ल्स ली हैं तो 100 लिखेंगे, 10 लिए तो 10, 500 लिए तो 500 लिखना पड़ेगा। तो ग्राफ आपने समझ लिया। उसके बाद हमें क्या बोला, इन क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that maximum number of girls per 1000 boys is for ST and minimum number of girls per 1000 boys is for urban। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज गिवन है और सीट्स वन लिखे हैं, कितने सीट्स किसने जीती।
फर्स्ट, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। सेकेंड, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो इसमें पहले हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर हमें ये बताना है कि कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का ग्राफ अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हर ग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे आपने क्या डाला है और एक्स एक्सिस पे आपने क्या डाला है। तो जैसे कि इसमें एक्स एक्सिस पर है पॉलिटिकल पार्टीज़ और वाई एक्सिस पे है सीट्स वॉन। और आपको लिखना पड़ेगा कि एक यूनिट में 10 सीट्स हैं वाई एक्सिस पे। अगर आपने 10 लिया है तो 10 लिखना पड़ेगा, 20 लिया है तो 20 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड में हमें बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स बतानी है हमें। तो हम लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। हमने टेबल में भी देखा और हमने ग्राफ में भी देखा कि सबसे ज़्यादा सीट्स कौन सी पार्टी ने जीती हैं, पार्टी ए ने, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो आप टेबल देख सकते हैं जिसमें लीव्स हैं, उनकी लेंथ गिवन है, वो भी मिलीमीटर्स में। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इज देयर एनी suitable graphical representation for the same data? Is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long and why? 3 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हमें बोला है कि हिस्टोग्राम बनाना है। तो हमने देखा बार ग्राफ में तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, बट हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, इसमें जैसे 118 से 126 जो भी गिवन है। और हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 118 और 126 है, जैसे इसमें 126 पे लास्ट है, तो नेक्स्ट वाला 126 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट इक्वल होनी चाहिए। बट हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें सारे इंटरवल्स जो हैं उसमें जो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो इक्वल नहीं है, तो इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो हम कैसे इक्वल करेंगे इन्हें? तो इसको इक्वल करने के लिए जो हमारी लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में 0.5 हमें सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 हमें ऐड करना है। तो आप लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ लीव्स is represented in a discontinuous class interval। इसे हम discontinuous class intervals कहेंगे। having a difference of 1 in between them, therefore 0.5 has to be added to each upper class limit and also subtract 0.5 from the lower class limit so as to make the class intervals continuous। हमने 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद इसका जो टेबल होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो आप टेबल देख सकते हैं। अब ये कंटिन्यूस इंटरवल बन चुका है। तो अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें देख सकते हैं 126.5 और नेक्स्ट में 126.5 से स्टार्ट है। जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट और जो सक्सीडिंग क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट, दोनों इक्वल हैं। तो इस टेबल से इसका ग्राफ अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये कौन सा ग्राफ है? ये एक हिस्टोग्राम है। जो पहले क्वेश्चन में हमने बनाया वो बार ग्राफ था, ये हिस्टोग्राम है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया। अब सेकंड में हमें क्या बोला, इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो हम लिख देंगे अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, हम आगे क्वेश्चंस में आपको देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। और थर्ड पार्ट क्या है इसमें, इज इट करेक्ट
to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long. इसमें बोला है कि 153 मीटर से लॉन्ग लीव से मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव, मतलब ज़्यादातर लीव जो है वो 153 mm से लॉन्ग है। तो हमने जहाँ तक टेबल में देखा तो हम लिख सकते हैं नो, एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैज़ देयर लेंथ इन बिटवीन 144.5 mm and 153.5 mm. It is not necessary that all have their lengths as 153 mm. तो यही हो गया पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ नियॉन लैम्प्स। तो आप टेबल देख सकते हैं और आप इस बार टेबल में देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स है, इसमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स है। अपर लिमिट प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की और सक्सीडिंग क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो इसमें हमें 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोई नीड नहीं है। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, इसमें भी हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, और हमें बताना है कितने लैम्प्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स है। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अब लिखना पड़ेगा इसमें आपको कि एक्स एक्सिस पे क्या है, लाइफ टाइम है, वो भी इन आवर्स, और वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स। ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इसमें से। और आपको लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ नियॉन लैम्प्स ऑन एक्स एक्सिस एंड द नंबर ऑफ लैम्प्स ऑन वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ ये रहा, और आपको बताना पड़ेगा कि एक यूनिट में आपने कितने लैम्प्स को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में 1 यूनिट इक्वल टू 10 लैम्प्स ऑन वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में लैम्प्स, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा, तो हमने टेबल में भी देखा कि 700 से ज़्यादा कितने, 700 से ज़्यादा वाले सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो 74 + 62 + 48 कर लेंगे हम, कि हो जाएंगे 184। तो आप लिख सकते हैं 184 लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो इसमें 2 सेक्शंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। तो इसमें क्या बोला है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस। तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और 2 क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमें 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में हमें कैसे ड्रॉ करना है, इन केसेस में हमें पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें पहले क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ता है। तो क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। आप लिख सकते हैं इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये होता है हमारा क्लास मार्क। तो अपर लिमिट मतलब जैसे 0 to 10 हमारा इंटरवल है, 0 to 10 हमारा इंटरवल है, तो इसमें अपर लिमिट क्या होगी, 10 होगी, और लोअर लिमिट होगी हमारी 0। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 10 + 0 अपॉन 2, तो ये हो गया 5। ऐसे ही आपको सारे क्लास इंटरवल्स में क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के बाद आपकी टेबल जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब आप देख सकते हैं इसमें क्लास मार्क्स फाइंड आउट करके टेबल में लिख रखा है। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे, हम बनाएंगे ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्या है, मार्क्स है, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, जो हमने क्लास मार्क फाइंड आउट किया है, जो हमने
क्लास मार्क फाइंड आउट किया और फ्रीक्वेंसी यानी जो क्लास की गिवन थी फ्रीक्वेंसी दोनों सेक्शंस की, और क्लास मार्क्स जो है हमारे वो एक्स एक्सिस पे हैं, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे है। उसके बाद हमें पॉइंट्स ड्रॉ करके उसके बाद सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें लिखना भी है 1 यूनिट इक्वल टू 3 फॉर वाई एक्सिस। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन में बोला कि ऑब्जर्व भी करना है कि क्या परफॉर्मेंस है, कंपेयर करो दोनों सेक्शंस की। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज़ बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। तो आप देख सकते हैं टेबल बनी हुई है, उसमें टीम ए के रन्स गिवन है और टीम बी के रन्स गिवन है और नंबर ऑफ बॉल्स हमें इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, जो कि एक डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो इसमें हमें क्या बोला, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब हम देख सकते हैं इसमें कि एक डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो हमें पहले इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करके और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करके। तो जब हमने 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद हमारी टेबल ऐसी बन जाएगी। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट कर, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे ताकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकें। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। उसके बाद आपकी टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। हमने क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया, टीम ए और टीम बी को हमने फिर उस पर ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है। उसके बाद अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आप देख सकते हैं इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स मतलब जो हमारा क्लास मार्क फाइंड आउट किया हमने वो, और रन्स स्कोर्ड यानी टीम ए और टीम बी के जो रन्स थे वो हमने वाई एक्सिस पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यही हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। तो आप देख सकते हैं टेबल गिवन है, उसमें एजेस गिवन है चिल्ड्रंस की और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है। इसमें जो क्लास इंटरवल है वो एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो इसमें डायरेक्ट हमें ड्रॉ हिस्टोग्राम यानी डायरेक्ट हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। अब इस केस में क्या करना है, हम देख सकते हैं इसमें हमें एक नया केस पता चलेगा। हमने पहले एजेस फाइंड आउट करी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी, अब हमें क्या लिखना है, विड्थ ऑफ द क्लास, या हम इसको क्लास साइज भी बोल सकते हैं। विड्थ ऑफ द क्लास मतलब दोनों क्लास इंटरवल्स के बीच कितना गैप है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे क्लास इंटरवल है 1 से लेके 2, तो इसमें विड्थ क्या हुई 1, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके बीच गैप है ही नहीं। 1 से 2, 2 से 3, उसके बाद 3 से 5, ये कंटिन्यूस तो है लेकिन सबके में इक्वल गैप्स नहीं है। तो इसमें विड्थ ऑफ द क्लास हमने फाइंड आउट करी, जैसे 1 से 2 के बीच कितना गैप 1 का, 2 से 3 1, 3 से 5 2 और 5 से 7 2, ऐसे हमने विड्थ ऑफ द क्लास फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द क्लास। लेंथ ऑफ द क्लास कैसे, तो 5 × 1/1 इक्वल टू 5। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया 5 × 1/1। तो ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई में
स्मॉलेस्ट क्लास साइज, स्मॉलेस्ट क्लास साइज। तो इसमें जैसे फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 5 है, मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ द क्लास क्या है हमारी, स्मॉलेस्ट हमने देखी 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड में क्लास साइज यानी विड्थ ऑफ द क्लास। तो विड्थ ऑफ द क्लास क्या है इसमें 1 है, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1/1 इक्वल टू 5। सेकेंड केस में भी 1 है। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्लास साइज क्या है हमारा 2 है, यानी क्लास विड्थ हमारा क्या है 2 है, और हमारा स्मॉलेस्ट क्लास साइज तो स्मॉलेस्ट तो हमारा 1 ही है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ऐसे अपने सारे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इससे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का हिस्टोग्राम आपके स्क्रीन पर है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है एज इन ईयर्स और वाई एक्सिस पे प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1 ईयर इंटरवल। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो विड्थ ऑफ द क्लास और लेंथ ऑफ द क्लास और फ्रीक्वेंसी का हमने क्या काम किया, इसमें इन दोनों से हमने जो हिस्टोग्राम था वो बना लिया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। तो आप टेबल देख सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है एंड नंबर ऑफ सरनेम्स, और आप देख सकते हैं कि जो क्लास साइज है सारे क्लास इंटरवल्स में वो सेम नहीं है। जैसे 1 से 4 तक कितना डिफरेंस है 3 का, 4 से 6 2 का, और 12 से 28 का गैप है, तो इसमें कंटिन्यूस नहीं है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। और सेकेंड पार्ट, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो पहले तो हमें हिस्टोग्राम बनाना है, उसके बाद हमें वो क्लास इंटरवल लिखनी है जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम्स हैं। तो इसमें पहले तो हमें टेबल ठीक से बनानी पड़ेगी क्योंकि हम देख सकते हैं क्लास साइज तो इसमें ठीक है नहीं। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, वैसे हमें इसमें भी करना है। पहले विड्थ निकालना होगा साइज, विड्थ ऑफ द क्लास साइज, यानी विड्थ मतलब क्लास साइज निकालनी पड़ेगी हमें क्लास इंटरवल्स की, और हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये सब फाइंड आउट करने के बाद आपकी टेबल कुछ ऐसी लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले हमने नंबर ऑफ़ लेटर्स लिखे हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ़ सरनेम्स, उसके बाद विड्थ ऑफ द क्लास जैसे 1 से 4 तक कितना गैप है 3 का, 4 से 6 2, 6 से 8 2, 8 से 12 4, 12 से 28। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज यानी विड्थ। जैसे कि इसमें किया है 6 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू 4। तो ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा by taking the number of letters on x-axis and the proportion of the number of surnames per 2 letters interval on y-axis। ये आपको लिखना पड़ेगा कि x-axis पे आपने number of letters लिए और y-axis पे proportion of number of surnames per 2 letters। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि 1 unit equal to 4 students for y-axis, 4 सरनेम फॉर y-axis। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बताना था हमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स किस क्लास साइज यानी क्लास इंटरवल में लाई करते हैं। तो हम लिख देंगे द क्लास इंटरवल्स इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज इज 6 to 8 एज इट हैज़ 44 सरनेम्स इन इट, सो द मैक्सिमम फॉर दिस डाटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.3 भी कंप्लीट होती है। तो अब हम एक्सरसाइज 14.4 करेंगे। एक्सरसाइज 14.4 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वॉज स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ गोल्स आपको गिवन है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। हमें मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले जब भी आपको कोई भी सीरीज गिवन होगी, जैसे इसमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ गोल्स गिवन है, मतलब जो भी आपको जो डेटा गिवन होगी उसको आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, यानी घटते से बढ़ते क्रम में आप उसको अरेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कितने बार हैं? 3, 4 बार 3 है तो 4 बार 3 लिखेंगे हम, फिर 4, फिर 5, ऐसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन ऑफ द डाटा का फॉर्मूला जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी आपको सारे ऑब्जर्वेशंस गिवन है उन सब का सम, यानी उन सबको ऐड करके लिखना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 10 मैचेस का है, यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10। तो इसका मीन स्कोर क्या हो जाएगा? अब देख सकते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 और पूरा डिवाइड में 10। तो सबको ऐड किया तो हमारा 28 आ गया, अपॉन में 10, दोनों को डिवाइड किया आ गया 2.8। तो मीन क्या हो गया हमारा? 2.8। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे, वो इवन है या ऑड है। इवन होने का अलग फॉर्मूला होता है और ऑड हो तो अलग फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इवन है, इवन है, जो नंबर ऑफ सीरीज है कितने? 10 है, यानी इवन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन है। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अब आप देख सकते हैं इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो n क्या होता है? n होता है ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन थे? 10 थे, तो n/2 यानी 10/2, 10/2 किया तो क्या आया? फिफ्थ टर्म प्लस 10/2 प्लस 1, 10/2 यानी 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म। 5 + 6 मत कर देना इसको, ये है फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म। हमें जो हमारा डेटा गिवन है उसमें हमें देखना है कि फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म कौन से हैं। इसके लिए हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में ना करें तो हमारे आंसर गलत भी आ जाते हैं, कभी कभी बाय चांस ठीक आ जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करके उसके बाद ही मीडियन फाइंड आउट करना है, वरना मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं इसके। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? अब देख सकते हैं डेटा में फिफ्थ टर्म है हमारा 3 और सिक्स्थ टर्म वो भी हमारा 3 है, तो हम लिखेंगे 3 + 3 अपॉन में 2, 3 + 3 6, 6 अपॉन 2 = 3। तो हमारा मीडियन क्या हो गया? हमारा मीडियन आ गया 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड फाइंड आउट करना है। मोड क्या होता है? मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डाटा। मतलब जो भी सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है डेटा में वो हमारा मोड होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 3 आया हुआ है सबसे ज़्यादा टाइम्स, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं देयरफॉर द मोड ऑफ दिस डाटा इज़ 3। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट टू गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। तो आप मार्क्स देख सकते हैं 100 स्टूडेंट्स के, 100 में से मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के गिवन है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। तो हमें इस डाटा का मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया है स्क्रीन पर। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में डाटा। अब हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे ऑब्जर्वेशन जो भी हैं सबको हमें ऐड करना है अपॉन में 15, क्योंकि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 15 है। जब सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 822 अपॉन में 15, इसे डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 54.8। यही हो गया हमारा मीन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन। हम देखेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे 15, और 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड है, तो यहाँ पे मीडियन का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन टूथ टर्म, मतलब n+1 यानी यहाँ पे क्या है 15 है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन 2, जो भी आंसर आएगा वो वाला टर्म, वो आंसर नहीं वो वाला टर्म। जैसे यहाँ पे 15 + 1 क्या हो गया 16 अपॉन 2, ये हो गया 8। तो 8 आंसर नहीं है, एट्थ टर्म। तो हम देखेंगे डेटा में एट्थ टर्म क्या है, तो हमने देखा एट्थ टर्म है हमारा 52। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 52। उसके बाद अब हमें मोड फाइंड आउट करना है। मोड जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डाटा। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशंस होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हुआ है 52, सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 52। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है कि जो मीडियन है वो 63 है। मीडियन हमें पहले ही गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 टर्म्स हमें दिख रहे हैं इसमें। x और x+2 को गिन के हमारे पास कितने टर्म्स हैं 10 टर्म्स है टोटल। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे 10 है, यानी n हमारा 10 है। अब यहाँ पे 10 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, और इवन वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये होता है मीडियन ऑफ द डाटा विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन। तो इसमें n हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2 2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। तो हम इसमें देख सकते हैं अपने डेटा में कि 5th टर्म क्या है, 5th टर्म x है और 6th टर्म x+2 है। तो ये कुछ ऐसा होगा, मीडियन हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा 63 = x + x+2 अपॉन में 2। डिवाइड किया इसको, ये हो गया 2x + 2 अपॉन 2। ये हो जाएगा 63 = x+1। x+1 कहाँ से आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 और 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 62। तो x की वैल्यू हो गई 62। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइंड द मोड ऑफ, आपको डेटा गिवन है उसका हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी एक ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है। तो हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट कौन सा नंबर हुआ है इस डेटा में
इस डेटा में सबसे ज़्यादा टाइम्स 14 रिपीट हो रहा है, हम देख सकते हैं। तो हमारा मोड क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 14। अब लिख सकते हैं देयरफॉर मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 14। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल दिख रही है, उसमें हमें मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है, यानी हमें सिंपल मीन फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने एक नॉर्मल डेटा गिवन था हमारे पास, जिसे हम कह सकते थे अनग्रुप डाटा, और ये क्या है, हमारी ग्रुप डेटा है। अब इसका मीन कैसे फाइंड आउट करें? तो जो फर्स्ट रो देख रहे हैं, जो पहला वाला जो आप देख सकते हैं सैलरी इन रुपीज़, उसको हम XI कह सकते हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स वाइज जो टेबल आप देख रहे हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो अब इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें एक नई टेबल हमें बनानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं XF या XIFI, कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ XF भी बोल सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे जो X वाली हमारी पूरी टेबल थी यानी सैलरी वाली, उसको हम नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3000 मल्टीप्लाई 16, 4000 मल्टीप्लाई 12, 5000 मल्टीप्लाई 10, 6000 मल्टीप्लाई 8 एंड सो ऑन, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें X है, हमारे पास XI। अब एक टेबल है फ्रीक्वेंसी, और अब FI XI यानी दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो FX वाली हमारी जो टेबल है, उसके जो सारे टर्म्स हैं उस सबको हमें सम करना है, उन सबका समेशन करना है हमें, यानी सबको ऐड करना है। सबको ऐड करना है, सबको हमने ऐड कर दिया है। सबको ऐड करने के बाद कुछ ऐसा आंसर आएगा, आप देख सकते हैं 305000, ये हमारा सबको ऐड करने पे आया। और हमें किसको ऐड करना है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल, या हम उसे क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स वाली जो टेबल है हमारी, उन सबको ऐड करना है। तो क्वेश्चन में भी गिवन है कि 60 वर्कर्स हैं टोटल, तो इन सबको ऐड करके भी आपका 60 ही आना चाहिए। अब मीन कैसे निकालते हैं? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा समेशन को डिनोट करता है, समेशन यानी सबका सम। सिग्मा FI XI मतलब जो FI XI वाली जो टेबल है उन सब का सम क्या डिनोट करेगा? सिग्मा। और सिग्मा FI यानी फ्रीक्वेंसी वाली जो टेबल है उन सब का सम। तो सिग्मा FI XI हमने फाइंड आउट कर लिया है, सबका सम कितना है? 305000। और सिग्मा FI क्या है हमारा? 60 है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास? 5083.33। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इज ₹5083.33। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ आपका चैप्टर 14 भी कंप्लीट होता है।